नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपने दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगली कड़ी लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश की दोस्तों। और अगर आपने मेरी अभी तक कल की वीडियो नहीं देखी है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो हमारी प्लेलिस्ट के इतिहास के कॉलम में जाकर के जरूर देखिएगा। और अब हम अपनी कड़ी को दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। अगर दोस्तों आप आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये दोस्तों जान लीजिए कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश कौन था। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश दोस्तों, अगर हम इसके थोड़े से हम परिचय की बात कर लें तो ये एक गुलाम था। क्या था ये दोस्तों? गुलाम था, जिसे दिल्ली की मार्केट से यानी दिल्ली के बाजार से दोस्तों किसने खरीदा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। किसने खरीदा था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। और आपको याद होगा, मैंने दोस्तों आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक दासी था, एक गुलाम ही था, जिसको खरीदा था मोहम्मद गौरी ने। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश को भी किसने खरीदा? गुलाम ने। और जिसको भी किसने खरीदा था? मोहम्मद गौरी ने। इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को बोलते हैं। तो कई बार पेपर में दोस्तों पूछा है गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम दोस्तों किसे कहा गया है? तो गुलामों का जो गुलाम कहा गया है वो कहा गया है इल्तुतमिश को। तो मेरे ख्याल से आप इसको गलत नहीं करेंगे। तो अब दोस्तों हम बात कर लें, अगर हम इसकी विद्वता से परिचित होकर के इसको समझ करके क्या किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों, इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। क्या किया दोस्तों? पुत्री का विवाह किया। यानी कि जो इल्तुतमिश था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना दोस्तों दामाद बना दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रतिभा थी भाई। इसके अंदर देखा कि हाँ कुछ तो है इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, आगे अगर दोस्तों हम बात करें तो अगर हम इसके कार्यकाल की बात कर लें तो इसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1210 से शुरू होकर के 1236 तक जाता है। ठीक है, यानी अपनी मृत्यु तक ये अपने पद पर बना रहता है। अगर हम दोस्तों अन्य कुछ पॉइंट्स की चर्चा करें तो इसके नाम का भी एक अर्थ है। जैसे हमने आपको बताया था कि ऐबक का एक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, वैसे ही इल्तुतमिश के नाम का भी अर्थ है, जिसका नाम का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। दोस्तों क्या नाम होता है? साम्राज्य का स्वामी। ये अर्थ है इल्तुतमिश के दोस्तों नाम का। अगर हम इसके वंश की चर्चा करें तो ये दोस्तों शमसी वंश से ताल्लुक रखता था। किस वंश से था? शमसी वंश। क्योंकि अलग अलग शासक जो थे वो अलग अलग वंश से ताल्लुकात रखते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो भाई इसकी विद्वता से दोस्तों प्रभावित हुआ, मैंने बताया, इसको अपना दामाद भी दोस्तों बना दिया। और अगले हम अगर कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करें तो इससे प्रभावित होकर के इसको कुछ पद भी दिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसमें एक पद था सरजानदार। कौन सा दोस्तों? सरजानदार। अब आप सोच रहे होंगे कि सरजानदार कौन होता है? तो ये दोस्तों शाही अंगरक्षक का अधिकारी होता है। शाही यानी शाही जो लोग होते थे उनकी रक्षा करना ही इसका कार्य था। तो शाही अंगरक्षकों का सरदार दोस्तों इसको बना दिया। ठीक है दोस्तों, एक तो पद ये था और एक और पद था, इसको दिया था अमीर ए शिकार। दोस्तों कौन सा? अमीर ए शिकार। क्लियर है दोस्तों? इन सारे पदों से सुशोभित किया था किसने? ऐबक को इल्तुतमिश से। ठीक है, चलिए आगे बिंदु हम पर बात कर लें। अगर हम दास्ता से मुक्ति की बात करें तो 1205 में दास्ता से मुक्त कर दिया। दास्ता से मुक्त कर दिया इल्तुतमिश को। क्लियर है दोस्तों? आपको याद होगा ऐबक को भी मुक्त किया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक वैसे ही इसको भी दास्ता से मुक्त इन्होंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो हाँ एक बिंदु और दोस्तों याद रखिएगा
जो ऐबक अभी तक शासन कर रहा था वो लाहौर से शासन कर रहा था, यानी उसने जो अपनी राजधानी स्थापित की वो लाहौर में स्थापित की। इसलिए जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है वो ऐबक को नहीं माना जाता है। जो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक शासन माना जाता है दोस्तों वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बात करें कि इसको जब बगास्ता से मुक्त किया तो इसको बदायूं का शासक दोस्तों नियुक्त कर दिया था। कहाँ का शासक? बदायूं का शासक। कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि इल्तुतमिश जो था वो सुल्तान बनने से पहले कहाँ का शासक था दोस्तों? तो बदायूं का। तो जब ऐबक की मृत्यु हो गई उसके बाद जो अगला शासक बना था वो आराम शाह बना था। कौन बना था दोस्तों? आराम शाह बना था, जो ऐबक का बेटा था और बिल्कुल भी योग्य नहीं था। दोस्तों आराम शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा करके जो अगला आपका सुल्तान बना दोस्तों वही आपका था इल्तुतमिश। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा ऐसे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वो था आपका इल्तुतमिश। और दूसरा बिंदु अगर हम कहें कि दिल्ली को राजधानी के रूप में पहली बार बनाने वाला शासक भी कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाया दोस्तों। दिल्ली को क्या किया इसने? दिल्ली को राजधानी बनाया, क्योंकि ऐबक ने किसको राजधानी बनाया था? तो लाहौर को इसने राजधानी बनाया था। क्लियर है? तो मैंने बताया आराम शाह को भाई राजगद्दी से हटा करके 1210 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत की सत्ता दोस्तों स्थापित की। अब हम इसके कुछ कार्यों की दोस्तों अगर हम बात कर ले तो इसने एक महत्वपूर्ण ही व्यवस्था शुरू की जिसका नाम था इक्ता व्यवस्था या इक्तादारी व्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इक्ता का अर्थ दोस्तों होता है भूमि। इक्ता का अर्थ क्या होता है? भूमि, यानी सैनिकों को वेतन ना देना पड़े दोस्तों, सैनिकों को वेतन ना देना पड़े और वेतन के बदले वो क्या दे देता था? भूमि। और वो जो सैनिक होते थे वो क्या करते थे? उस भूमि से जो राजा जो उनको वसूली वो करते थे वो भी किसी को दे देते थे, या अगर स्वयं खेती करते थे तो उसमें जो भी अनाज होता था उसी को वो अपने वेतन के रूप में स्वीकार कर लेते थे। तो एग्जाम में सवाल पूछे इक्ता व्यवस्था या इक्तादारी व्यवस्था किसने शुरू की दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने शुरू की। और इसको जो धारण करने वाला व्यक्ति होता था वो दोस्तों इक्तादार कहलाता था। कौन कहलाता था? तो इक्तादार दोस्तों कराता था। एक बिंदु मैंने दोस्तों अगर आपको याद हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक में मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण को प्रारंभ करवाया था, मगर उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह अधूरी रह गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या किया? ये जो अधूरा काम था, क्या अधूरा काम था? कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया, के निर्माण को पूर्ण कराया। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में सवाल पूछेगा कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, लेकिन इल्तुतमिश ने दोस्तों इसको पूर्ण कराया। अगले हम बिंदुओं पर बात करें तो उसने क्या किया दोस्तों? दिल्ली में एक टकसाल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दिल्ली में एक टकसाल की स्थापना की। टकसाल दोस्तों उस स्थान को कहते हैं जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के मुद्राएं जहां पर दोस्तों बनाई जाती हैं। और पहले कागज की मुद्रा नहीं चलती थी, सिक्कों की मुद्राएं चलती थी। ठीक है, और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की व्यवस्था, सिक्कों पर टकसाल का नाम, टकसाल का नाम, ये भी जो लिखने की व्यवस्था थी दोस्तों किसने शुरू की? इल्तुतमिश। यानी ये पता चल सके कि ये जो सिक्का बनाया गया है ये कहां की टकसाल में बनाया गया है, ताकि जो अगर मुद्राओं की कोई हेरा फेरी हो रही है तो उससे दोस्तों बचा जा सके। आगे दोस्तों हम बात करें तो इसने दो मुद्राएं चलाई। एक था दोस्तों आपका दो प्रकार की मुद्राएं इसने चलाई। ठीक है, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बिंदु पर दोस्तों आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक था तांबे का जीतल। क्या दोस्तों? तांबे का जीतल और चांदी का टंका। क्लियर दोस्तों, यह भी किसने चलाया? इसी ने चलाया।
तांबे का जीतल तथा चांदी का टंका। ठीक है, चांदी का टंका रखा है, चांदी का रुपया। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तांबे का जीतल तथा चांदी का रुपया भी इसने चलाया। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार दोस्तों आपके पेपर में पूछा गया है। इसने क्या किया, इसके सिक्कों पर एक बहुत ही दोस्तों खास बात लिखी होती थी, उसको मैं यहां पर बताना चाहूंगा। इसके सिक्कों पर शिव कामा नंदी बैल और चौहान घुड़सवार। कौन दोस्तों? चौहान घुड़सवारों की जो आकृति थी वो भी दोस्तों इसके सिक्कों पर बनी होती थी। तो ये भी बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसके सिक्कों पर शिव नंदी बैल और चौहान घुड़सवार दोस्तों अंकित रहते थे। तो वो आपका दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। मैंने आपको बताया था कि गजनवी के सिक्कों पर एक तरफ संस्कृति की आकृति से कुछ लिखा होता था, गौरी के मुद्रों पर क्या देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी, और अगर हम यहाँ पर उसकी तुलना इल्तुतमिश से करें तो शिव नंदी बैल और चौहान घुड़सवार भी दोस्तों अंकित होते थे। ठीक है, अरे मैं बता चुका हूं, अगर हम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में बात करें, वास्तविक सुल्तान की बात करें दोस्तों, तो इल्तुतमिश ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसने दोस्तों क्या किया, सुल्तान पद की जो मान्यता ली वो बगदाद के खलीफा से ली दोस्तों। किससे ली? बगदाद के खलीफा से ली। और बगदाद के खलीफा से दोस्तों मान्यता लेने वाला ये दिल्ली सल्तनत का दोस्तों पहला शासक था। ठीक है, आगे हम बात करें इसका, तो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था दोस्तों तुर्क ए चहलगानी। किसकी स्थापना की दोस्तों? तुर्क ए चहलगानी की स्थापना की। इसमें 40 सरदारों का एक दल था। 40 सरदारों का क्या था? तो एक दल था दोस्तों। ठीक है, और ये इसके प्रशासन में दोस्तों क्या करते थे? पूरी मदद करते थे। और आगे चल करके परिणाम ये निकला, जो दिल्ली सल्तनत की दोस्तों जो वास्तविक सत्ता थी ना, वो यही तुर्क ए चहलगानी के हाथों में ही चली गई। इसके समय दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। वो घटना ये थी कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना, किसके नेतृत्व में दोस्तों? चंगेज खां के नेतृत्व में दोस्तों मंगोल सेना भारतीय सीमा पर आ पहुंची। क्यों आ पहुंची थी? क्योंकि उस समय जो ख्वारिज्म का राजकुमार था, कौन दोस्तों? ख्वारिज्म का राजकुमार, जिसका नाम था मकबरनी। क्या नाम था दोस्तों? मकबरानी भी कहीं कहीं लिखता है। इसका पीछा करते हुए इल्तुतमिश ने दोस्तों इल्तुतमिश के दिल्ली पहुंच गया। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? मकबरनी को शरण देने से मना कर दिया। होशियार आदमी कहा कि भैया अगर हम मकबरनी को शरण दे देंगे तो ये जो चंगेज खां है ये तो नहीं कतई छोड़ेगा, है ना, फिर दिल्ली पर आक्रमण कर देगा। और इल्तुतमिश के पास दोस्तों इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि फिर वो मंगोल सेना का मुकाबला कर सकती। तो उसने बड़ा ही बुद्धिमानी का परिचय दिया और मकबरनी को दोस्तों उसने शरण नहीं थी, और उसने दिल्ली सल्तनत को इतने बड़े मंगोल आक्रमण से दोस्तों उसको क्या किया? बचा दिया। अगले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें दोस्तों, तो गुंबद निर्माण का पिता, गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गुंबद निर्माण का जो पिता कहा जाता है वो भी इल्तुतमिश को ही दोस्तों कहा जाता है। और इसने क्या किया था दोस्तों? एक सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था। क्या बनवाया था? सुल्तान गढ़ी का मकबरा। क्लियर है? और ये भी दोस्तों कहाँ है? ये भी आपका दोस्तों दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। और ये इसने बनवाया था अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में। किसकी याद में बनवाया था दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद, ये इसका बेटा था। ठीक है, और इसे दोस्तों हम इसके विषय में क्या बताएं कि इसे दोस्तों भारत का पहला मकबरा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत का पहला मकबरा जो बनवाया था वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। वो कौन सा था? सुल्तान गढ़ी का मकबरा। और किसकी याद में दोस्तों इसने बनवाया था? तो ये इसने बनवाया था अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में। ठीक है, इसके काल की एक बहुत अच्छी मतलब इसने व्यवस्था की थी कि इसने अपने महल के सामने 2 शेर बनवाए संगमरमर के। उनके गले में
एक हार टाइप का पड़ा होता था, उसमें छोटी छोटी जंजीरें लगती थी, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति आता था और उन घंटियों को बजाता था, उस जंजीर में घंटियां लगी होती थी, उसे लाल वस्त्र धारण करके आना पड़ता था और वो कोई भी व्यक्ति आकर के दोस्तों न्याय मांग सकता था। यानी हम कह सकते हैं कि जो न्याय की घंटी थी वो इसके दरबार में बजी थी, मगर शर्त ये थी कि उसे लाल वस्त्र धारण करके आना पड़ता था। कैसे वस्त्र? लाल वस्त्र धारण करके कोई भी जो व्यक्ति है दोस्तों वो न्याय मांग सकता था, ठीक है। अब इतने तो सारे महत्वपूर्ण सवाल हो गए, अब थोड़ा सा हम मृत्यु की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इल्तुतमिश की जो दोस्तों जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 अप्रैल 1236 को। 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु दोस्तों हो गई। और जब अपनी मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ था तो इसके 50-60 बेटे थे। इसने सबको कहा, खत लिखा, तार भिजवाया कि मैं बीमार हूं, आप लोग आ जाओ, मैं आपको देखना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। मगर इसका कोई पुत्र इससे मिलने के लिए दोस्तों नहीं गया। और गया कौन इससे मिलने के लिए? इससे मिलने के लिए इसकी बेटी रजिया गई दोस्तों। कौन गई? रजिया गई। तो इसको पता चला कि सबसे ज्यादा अगर योग्य है कोई और हमारे प्रति प्रेम करता है तो हमारे बेटे नहीं, हमारी बेटी हमसे प्रेम करती है। और इसने क्या किया? अपना जो उत्तराधिकारी बना दिया दोस्तों, वो बना दिया रजिया सुल्तान को दोस्तों। रजिया सुल्तान को बना दिया। कहते हैं कि जब ये वस्त्र बदल करके लड़ती थी तो कोई भी दुश्मन भांप नहीं पाता था कि कोई महिला युद्ध भूमि में दोस्तों टकरा रही है। और दिल्ली सल्तनत की या कहे पूरे मध्यकालीन इतिहास की या शायद हो सकता है विश्व इतिहास की जो पहली महिला शासिका के रूप में कार्य करने का गौरव प्राप्त किया भारत में, वो रजिया सुल्तान ने दोस्तों प्राप्त किया। और अगली वीडियो में हम दोस्तों आपको रजिया सुल्तान के विषय में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी देंगे और वो भी हमारी वीडियो दोस्तों अति महत्वपूर्ण होगी। और आज की आपको वीडियो कैसी लगी, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। और आपको हमारी वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल घंटी को नहीं बजाया तो जरूर बजा दें और हमारे इतने इंपॉर्टेंट कंटेंट का मजा लेते रहें और अपनी जानकारी का दोस्तों लुत्फ उठाते रहें, फायदा उठाते रहें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों रजिया सुल्तान के साथ एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।